जो आज कनाडा इंडिया G7 कंट्रोवर्सी में हुआ है वो सिर्फ डिप्लोमेटिक इन्विटेशन नहीं है, यह एक मैसिव जियोपॉलिटिकल चेस गेम का डिसाइसिव मूव है। अमेरिका से लेकर चाइना तक, रशिया से लेकर यूरोप तक सभी मेजर पावर्स इस मूव को बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज यह डिसाइड करने वाला है कि 21st सेंचुरी की ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर में इंडिया का एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्ति डायलॉग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरे दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि यह G7 इन्विटेशन एक्चुअली क्यों इतना क्रिटिकल है जियोपॉलिटिकली। G7 यह है वेस्टर्न वर्ल्ड का इनर सर्किल। अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा, ये वो कंट्रीज हैं जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 से ग्लोबल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिसीजंस कंट्रोल कर रही हैं। लेकिन पिछले 10 सालों में पावर बैलेंस शिफ्ट हो रहा है। चाइना की ग्रोइंग इकोनॉमी और रशिया का एग्रेसिव एक्सपेंशन और मिडिल ईस्ट में चेंजिंग अलायंसेस, सब कुछ रीशफल हो रहा है। इस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया का G7 इंक्लूजन मतलब है वेस्टर्न पावर्स का क्लियर सिग्नल कि वो इंडिया को अपने स्ट्रेटेजिक सर्कल में परमानेंटली इंक्लूड करना चाहते हैं। अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल एंगल्स का। चाइना का फैक्टर। बीजिंग में अभी पैनिक मोड चल रहा है। क्यों? बिकॉज इंडिया का G7 में ग्रोइंग इन्फ्लुएंस का मतलब है कि चाइना के BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का डायरेक्ट काउंटर। चाइना का स्ट्रेटेजी ये था कि वो डेवलपिंग कंट्रीज को डेट ट्रैप में फंसाकर इन्फ्लुएंस को बढ़ाए। लेकिन इंडिया का वेस्टर्न पावर्स के साथ ग्रोइंग पार्टनरशिप उस पूरे गेम प्लान को डिस्टर्ब कर रहा है। G7 में इंडिया की परमानेंट प्रेजेंस का मतलब है कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में वेस्टर्न बैकिंग। यह डायरेक्टली टारगेट्स करता है चाइना के साउथ चाइना सी एक्सपेंशन को। सबसे दिलचस्प बात, जब कनाडा इनिशियली इंडिया को इनवाइट नहीं कर रहा था तो इस्लामाबाद और बीजिंग में सेलिब्रेशन हो रही थी। लेकिन जब डिस्परेटली इनवाइट कर दिया है तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री और पाकिस्तान के मंत्रियों के स्टेटमेंट्स तो जरा देखिए। कंप्लीट डैमेज कंट्रोल मोड चल रहा है। दूसरा मेजर जियोपॉलिटिकल एंगल क्या है? एंगल है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया की बैलेंस्ड डिप्लोमेसी। वेस्टर्न कंट्री चाहते थे कि भारत कंप्लीटली रशिया को आइसोलेट करे, लेकिन मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक खेला। यहाँ पर बैलेंस्ड अप्रोच मेंटेन की उन्होंने। रिजल्ट क्या हुआ? वहां पर अमेरिका को रियलाइज ये हुआ कि इंडिया को एंटोगनाइज करने से कोई भी फायदा नहीं है, बल्कि रशिया के साथ इंडिया के रिलेशंस का यूज करके डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं। यही वजह थी कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहती थी कि इंडिया को G7 में इंक्लूड किया जाए और अमेरिका भी चाहता भी। कनाडा का इनिशियल रेजिस्टेंस एक्चुअली अमेरिकन इंटरेस्ट के अगेंस्ट यहाँ पर था। इंडियन डिप्लोमेसी का यह मास्टरपीस है मेरे दोस्तों। न तो कंप्लीटली वेस्टर्न कैंप में गए, न ही यहाँ पर रशियन कैंप में गए। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी मेंटेन करके दोनों साइड से बेनिफिट ले रहे हैं हम। तीसरा क्रूशियल जियोपॉलिटिकल डायमेंशन है यहाँ पर मिडिल ईस्ट की चेंजिंग डायनामिक्स। अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद मिडिल ईस्ट में न्यू अलाइनमेंट्स बन रहे हैं। यहाँ पर अब्राहम अकॉर्ड्स आर ए सीरीज ऑफ बायलैटरल एग्रीमेंट्स नॉर्मलाइजिंग रिलेशंस बिटवीन इजराइल एंड सेवरल अरब नेशंस। दीज एग्रीमेंट्स spearheaded by the Trump administration include normalization deals with the United Arab Emirates यानी कि UAE, बहरीन, मोरक्को एंड सूडान। इजराइल और UAE सऊदी अरेबिया का ग्रोइंग पार्टनरशिप।
ईरान की आइसोलेशन और टर्की की इंडिपेंडेंट मूव्स, इस पूरे इक्वेशन में इंडिया की पोजीशन बहुत स्ट्रेटेजिक है मेरे दोस्तों। ईरान से ऑयल इंपोर्ट करना, इजराइल से डिफेंस कोऑपरेशन रखना, यूएई सऊदी से यहाँ पर इकोनॉमिक पार्टनरशिप करना, सभी के साथ बैलेंस्ड रिलेशन बनाना। G7 में इंडिया की प्रेजेंस का मतलब है कि मिडिल ईस्ट पावर्स के लिए एक रिलायबल पार्टनर। यह चाइना के BRI का प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मिडिल ईस्ट एक्सपेंशन को भी यहाँ पर काउंटर करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? इंटरेस्टिंग फैक्ट, जब हमास इजराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तब इंडिया का बैलेंस्ड स्टांस वेस्टर्न कंट्रीज को यहाँ पर पसंद आया है। यह प्रूव करता है कि भारत इंडिया मैच्योर पावर है जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स को यहाँ पर एस्केलेट नहीं करता है। अब आता है यहाँ पर सबसे कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल पजल्स, इंडिया का ब्रिक्स और G7 दोनों में पार्टिसिपेशन। ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, यह इमर्जिंग इकोनॉमिक्स का अलायंस है। G7 में डेवलप्ड वेस्टर्न इकोनॉमीज, जहां भारत में अपोजिशन ये कहा करती थी कि इंडिया आइसोलेटेड हो गया, जो अभी कह भी रहे हैं, लेकिन रियलिटी यह है कि इंडिया अकेला कंट्री है जो दोनों मेजर ग्लोबल फॉर्म्स में इन्फ्लुएंशियल पोजीशन रखता है। यह मल्टी अलाइनमेंट डिप्लोमेसी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। चाइना केवल ब्रिक्स में यहाँ पर स्ट्रांग है, अमेरिका केवल G7 में है, लेकिन इंडिया दोनों जगह ब्रिक्स का रोल प्ले कर रहा है। यही सबसे बड़ी बात है। इंडिया का जियोपॉलिटिकल विजन यह है कि फ्यूचर में जब यहाँ पर ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर रिफॉर्म होगा तो भारत को यहाँ पर मीडिएटर का रोल मिले। अब सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट यह है कि यहाँ पर अपोजिशन की कंप्लीट जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग की कमी यहाँ पर दिखती है। जब राहुल गांधी जी इंटरनेशनल आइसोलेशन की बात को क्या करते हैं तो वे भूल जाते हैं कि इंडिया आज क्वाड, ब्रिक्स, SCO, G20 प्रेसिडेंसी सभी मेजर फॉर्म्स में लीडरशिप का रोल प्ले कर रहा है। अदर पार्टीज फॉरेन पॉलिसी फेलियर इसको कहते हैं। तो उन्हें पता नहीं है कि इंडिया फ्रांस न्यूक्लियर डील, इंडिया जापान बुलेट ट्रेन, इंडिया इजराइल का डिफेंस कॉपरेशन, ये सब मोदी एरा की अचीवमेंट्स है। इसको हम नहीं इग्नोर कर सकते हैं। क्रिटिसिज्म जरूरी है, बट जो सही हो रहा है उसको क्यों नहीं यहाँ पर इंजॉय करते हैं और यहाँ पर मोटिवेट करते हैं। ममता बनर्जी का डिप्लोमेटिक फेलियर इस यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर शो करता है कि रीजनल पॉलिटिक्स के अलावा उन्हें ग्लोबल अफेयर्स की कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सबसे ट्रेजिक पार्ट यही, अपोजिशन लीडर्स अगर पावर्स में आते हैं तो क्या वो इतने कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस हैंडल कर पाएंगे? चाइना, पाकिस्तान और इंटरनेशनल लिबरल मीडिया का हमेशा एजेंडा यही है कि इंडिया में वीक लीडरशिप आए जो इंटरनेशनल प्रेशर में डिसीजंस ले सके। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो G7 इंक्लूजन इंडिया के फ्यूचर के लिए क्यों इतना गेम चेंजिंग है। UN सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबरशिप का पाथ G7 पार्टनरशिप से यहाँ पर होकर जाता है और मेजर पावर्स का सपोर्ट चाहिए, वो अब ग्रेजुअली मिल रहा है। यहाँ पर जहां तक हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज निगोशिएशन में, इंडिया को डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच यहाँ पर मीडिएटर की पोजीशन मिल रही है। और वहीं अगर बात करते हैं स्पेस कॉपरेशन की, साइबर सिक्योरिटी की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस, हर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी डोमेन में भारत को रूल मेकिंग में पार्टिसिपेशन यहाँ पर मिल रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स G7 कंट्रीज से FTA निगोशिएशंस इजायर यहाँ पर हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट फॉलो बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में एडवांटेज यहाँ पर मिलेंगे। यह है 2047 के विकसित भारत विजन का फाउंडेशन, ग्लोबल इंटीग्रेशन विद स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो व्यूअर्स,
यह था एक कंप्लीट जियोपॉलिटिकल एनालिसिस कि कनाडा का G7 इन्विटेशन सिर्फ यहाँ पर डिप्लोमेटिक कॉर्टेसी नहीं बल्कि यहाँ पर चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया की राइजिंग पावर का रिकॉग्निशन है। अपोजिशन को यहाँ पर लगता है कि फॉरेन पॉलिसी सिर्फ यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और साथ में स्टेटमेंट से अगर चलती है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स एक यहाँ पर एक चेस गेम है और इंडिया अब यहाँ पर प्लेयर है, पॉन नहीं है। कमेंट्स में मेरे दोस्तों बताइए, क्या आपको लगता है कि अपोजिशन में कोई लीडर है जो इतने कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस को हैंडल कर सकता है, या वो फिर सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स तक लिमिटेड है शशि थरूर को छोड़ के। लाइक करें अगर आप चाहते हैं कि इंडिया ग्लोबल सुपर पावर बने, शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों को ये पता चले कि जियोपॉलिटिक्स कैसे यहाँ पर वर्क किया करती है। सब्सक्राइब करें इंटरनेशनल अफेयर्स की और भी यहाँ पर डिटेल्ड एनालिसिस के लिए, साथ में डिफेंस एनालिसिस के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में वर्ल्ड पॉलिटिक्स के और एक फैसिनेटिंग टॉपिक के साथ। और याद रखें मेरे दोस्तों, 21st सेंचुरी इंडिया की यहाँ पर सेंचुरी होगी, बाकी कंट्रीज को यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।